अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 15 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। हमने इससे पहले जो कुछ इस चैप्टर में डिस्कस किया है मोशनल ईएमएफ के हवाले से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप थोड़ा सा उसको रिकॉल ज़रूर कीजिएगा, उसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आपके घरों में जो अमूमन जो जनरेटर मौजूद होता है, ये उसी के बारे में डिस्कशन हो रही है। जो पावर स्टेशंस में होते हैं वो बड़े पैमाने पर इस तरह के जनरेटर मौजूद होते हैं, और जो घरों में होते हैं वो एक आम पैमाने पर होते हैं। तो यहाँ पर इसकी हम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर असल में करता क्या है उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर? ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, इसको हम डिफाइन करेंगे। द जनरेटर या द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कौन सा होगा जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल में। ये डेफिनेशन किसकी हो गई आपके पास? जनरेटर की। और एसी जनरेटर कौन सा होता है? अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल, एसी करंट सिग्नल। उसको हम क्या बोल देंगे? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज होता है, उस प्रिंसिपल के बारे में आप इस चैप्टर में जान चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें, असल में इसका जो प्रिंसिपल है, हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रोटेट करवाते हैं, जिसकी वजह से मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही होती है। यहाँ पर आपके सामने डायग्राम में एक नॉर्थ पोल लगा हुआ है और एक साउथ पोल लगा हुआ है। इनके दरमियान में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी। यहाँ पर ये जो कॉइल है इसको रोटेट करवा रहे हैं। ये कॉइल आर्मेचर कॉइल होती है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल क्या होती है? अगर हम एक लूप यूज करें तो उसे क्या कहेंगे? सिंगल लूप ऑफ अ कंडक्टर। अगर नंबर ऑफ लूप यूज कर लें तो वो क्या बन जाता है? कॉइल बन जाती है। अगर वहां पर एक से ज्यादा कॉइल यूज करें तो वो क्या बन जाती है? आर्मेचर कॉइल। वहां पर एक तरतीब के साथ नंबर ऑफ कॉइल्स अगर यूज की जाएं इस नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान में, जनरेटर के दरमियान में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉइल। इस जनरेटर के अंदर मजीद क्या कुछ लगा हुआ होता है? यहाँ पर स्लिप रिंग्स होते हैं, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं डायग्राम से कि उनका मकसद क्या होता है। और कार्बन ब्रशेस होते हैं। और यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से हम इसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ये आपने यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा स्टार्ट में थ्योरी लिख देनी है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो इस जनरेटर से आउटपुट निकलती है उसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे। यही इस लॉन्ग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हम यहाँ पर उसकी डेरिवेशन करेंगे। जो आउटपुट
इस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से निकल रही होगी। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे ही हम इस कॉइल को अपने एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, तो इस कॉइल में से, इस लूप में से क्या गुजर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही होती हैं। आपको याद होगा इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि मोशनल ईएमएफ पैदा होती है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, नॉट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसी मकसद के लिए हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया। जब ये कॉइल रोटेट हो रही होती है उस वक्त इसकी एक लेंथ यहां पर कौन सी है, ए बी, और इस कॉइल की एक लेंथ है सी डी। यहां पर ये जो दो लेंथ हैं, इनको अगर हम एक सिंगल लेंथ की फॉर्म में कंसीडर करें तो ये कंडक्टर की लेंथ मूव कर रही है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी तो ये वाली जो लेंथ ए बी है, इसकी डायरेक्शन, इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो दूसरी साइड पर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड आप यहां पे देख सकते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ ए बी का वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ है, दूसरी साइड पे इनवर्ड, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो किधर जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। तो ये जो एंगल है ये कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ ए बी का वेलोसिटी वेक्टर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी के दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर ए बी में जो चार्जेस हैं उन पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। आपको याद होगा एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। जब किसी कंडक्टर के अंदर किसी चार्ज को मूव करवाया जाए, हम यहां पर पूरे कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ये लेंथ ए भी मूव कर रही है, ए बी लेंथ मूव कर रही है, तो चार्ज भी तो मूव कर रहा है। तो 14वें चैप्टर का 14 चैप्टर का टॉपिक ज़हन में लाएं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। हम यहाँ पे चार्ज को मूव कर रहे हैं, चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर भी तो उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पूरी लेंथ ए भी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी वेक्टर और बी के दरमियान में हम जो मैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किस तरह लगेगी, हम V और B के दरमियान में एंगल को ऑब्जर्व करेंगे। एंगल अगर 90 है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, FB इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और साइन थीटा 90, और ये यहाँ पर QVB मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, चार्ज पे। यहाँ पर जो ये चार्ज पड़ा हुआ है, इस लेंथ के अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल के जरिए। Q इज इक्वल टू V क्रॉस B, हम वेलोसिटी वेक्टर और B वेक्टर पे राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो V इंटू बी, V क्रॉस B, तो उसकी जो डायरेक्शन है, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां पर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगा, जिसकी वजह से लेंथ ए बी में डाउनवर्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। पहले मोशनल ईएमएफ पैदा होगी जिसकी वजह से यहां पर मोशनल वो इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा, और ए बी में करंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी। उसके बाद यहां पर जो सी डी है उसके अंदर भी मोशनल ईएमएफ पैदा होगी, जिसकी वजह से यहां पर भी करंट फ्लो करेगा, और इस की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। हमें कैसे पता लगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, सेम इज एज इट इज। हम देखेंगे कि जब हम इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसका जो वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ डी सी या सी डी का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और यहां पर बी किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। तो यहां पर बी और वी के दरमियान में जो एंगल है वो कितने का है, 90 एंगल, 90 एंगल V क्रॉस B। तो यहां पर अगर हम V क्रॉस B राइट हैंड रूल के हिसाब से देखें तो जो चार्ज पड़ा हुआ है CD लेंथ में, जो चार्ज पड़ा हुआ है उस चार्ज पर फोर्स लगेगी अपवर्ड। राइट हैंड रूल के मुताबिक जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, C से D अपवर्ड लगेगी। यहां पर
ए बी में, लेंथ ए बी में मोशनल ईएमएफ पैदा होती है और लेंथ सी डी में मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही होती है। हम इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए जो टोटल यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है इस जनरेटर से, उसको निकालने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं E इज इक्वल टू ए बी। मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही है ए बी लेंथ में, वो किस तरीके से हम देंगे? मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है? वी बी एल साइन थीटा। इसी तरीके से सी डी में पैदा हो रही है, सी डी में मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही है जिसकी वजह से मोशन वो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, वी बी एल साइन थीटा। जो लेंथ बी से सी है, इसके अंदर भी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है। यहां पर जो चार्ज पड़ा हुआ था इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, लेकिन ये चार्ज जो मूव कर रहा है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? अपवर्ड और डाउनवर्ड। लेकिन कंडक्टर की जो लेंथ है वो तो इस डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से चार्ज इस तरफ मूव कर रहा होता है, ना कि ऊपर या नीचे की तरफ। क्योंकि ये जो लेंथ है ये डाउनवर्ड है, चार्ज पे फोर्स लगी वो डाउनवर्ड मूव कर गया। यहाँ पर अपवर्ड है सी से डी तो वो अपवर्ड मूव कर गया। इस पे भी चार्ज पे फोर्स लग रही है, बी से सी लेंथ में भी चार्ज पे फोर्स लग रही है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टर है वो हॉरिजेंटल, उसकी लेंथ जो है वो हॉरिजेंटल पड़ी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो मोशनल ईएमएफ है बी से सी और जो मोशनल ईएमएफ है ए से डी वो क्या है? जीरो। इन दो मोशनल ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ये जो ए बी में पैदा हो रही है और सी डी में पैदा हो रही है। ये इनको हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालते हैं कि ये आउटपुट कैसे आ रही होती है। एक्सप्रेशन से पहले हम यहाँ पे डायग्राम का कुछ और हिस्सा डिस्कस करते हैं। जब ये मोशनल ईएमएफ पैदा हो जाएगी तो करंट बनेगा, इंड्यूस करंट बनेगा। अब उस करंट को, इंड्यूस करंट को हमने एक्सटर्नली यूज कैसे करना है? हम एक्सटर्नल सर्किट में उसको किस तरीके से लगाएंगे? अगर हमने सीधा ये जो कॉइल है, अगर इस तरीके से कॉइल बनी हुई है, हम सीधा यहाँ पर कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं मैकेनिकली, और ये एक्सटर्नल सर्किट में हमने इसके कॉइल के दोनों एंड्स, दोनों सिरे हमने सर्किट में लगा दिए, तो क्या होगा? कॉइल रोटेट करेगी, तार में ट्विस्ट, कॉइल में ट्विस्ट पैदा होगा, कॉइल की तारें टूट जाएंगी, सर्किट की तारें ट्विस्ट होकर टूट जाएंगी। इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर कॉइल के एंड्स पर क्या यूज किया हुआ है? स्लिप रिंग्स। ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखे थे स्लिप रिंग्स होते हैं, आर एंड आर डैश यूज हो रहे होते हैं। क्यों यूज हो रहे होते हैं? दीज आर द कोसेंट्रिक। ये जो मैंने बनाए हुए हैं स्लिप रिंग्स आर और आर डैश, ये जो दो स्लिप रिंग्स हैं ये कोसेंट्रिक स्लिप रिंग्स हैं। ये एमसीक्यूज आता होता है, इसको ज़हन में रखें। ये जो स्लिप रिंग्स हैं कोसेंट्रिक स्लिप रिंग्स होते हैं। इनका मकसद क्या है? ये कॉइल के दोनों एंड्स पे लगे होते हैं। एक एंड पे एक स्लिप रिंग और दूसरे एंड पे दूसरा स्लिप रिंग। ये जो गोल ब्लू मार्कर से मैंने रिंग बनाए हुए हैं इनकी बात कर रहा हूं, आर और आर डैश। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती है वैसे वैसे ये स्लिप रिंग्स भी रोटेट कर रहे होते हैं। अब इनके साथ स्लिप रिंग्स रोटेट कर रहे हैं, इनके साथ लगे होते हैं दो कार्बन ब्रशेस। आर रिंग के साथ जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बी कार्बन ब्रश। इसका मकसद क्या होता है? कार्बन ब्रश होते हैं फिक्स्ड। एमसीक्यू ज़हन में रखें, कार्बन ब्रशेज जो होते हैं आर और आर डैश, दोनों रिंग के साथ एक एक ब्रश लगा हुआ होता है जो कि कार्बन का बना होता है। ये फिक्स्ड होते हैं। ये किस तरीके से यूज हो रहे होते हैं? हमने सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट को करंट पहुंचाना है। इन दो पॉइंट्स पे हमने एक्सटर्नल सर्किट लगाना है जहां पे हमें अल्टरनेटिंग करंट यूटिलाइज करना है, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को हमने ऐसा रखना है कि ये कॉइल के साथ साथ रोटेट ना करें। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेज। ये स्लिप रिंग कॉइल के साथ रोटेटेबल होते हैं, इसके साथ अनरोटेटेबल फिक्स्ड कार्बन ब्रशेज होते हैं। ये कार्बन ब्रशेज कार्बन की ग्रेफाइट फॉर्म में होते हैं। ग्रेफाइट जो आम, ये जो पेंसिल में होता है ग्रेफाइट, उसकी बात हो रही है, स्लिपरी सा होता है। मकसद क्या है? जैसे जैसे ये कार्बन ब्रशेज जैसे जैसे ये स्लिप रिंग्स रोटेट कर रहे हैं वैसे वैसे ये यहां पर कार्बन ब्रशेस के साथ स्लाइड करके गुजर रहे हैं। जब वो स्लाइड हो रहे होते हैं इसके अगेंस्ट, कार्बन ब्रशेस के अगेंस्ट स्लिप रिंग जब स्लाइड कर रहे होते हैं उस वक्त जो इंड्यूस करंट होता है वो एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा होता है, ये कंडक्टर है।
यहां पर ग्रेफाइट इसलिए यूज की होती है ताकि रोटेशन के दौरान ये फ्रिक्शन कम से कम हो, स्लिपरी फॉर्म होती है ग्रेफाइट, इसलिए ये था स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस का यूज। अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि जो इस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आउटपुट आती है, जो ईएमएफ आउटपुट आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज, उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से ड्राइव करेंगे। हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि ए से बी और सी से डी में मोशनल ईएमएफ पैदा हो रही है, ये वाली और ये वाली। टोटल ईएमएफ कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, ए से बी में जो पैदा हुई और सी से डी में जो पैदा हुई, वी बी एल साइन थीटा प्लस वी बी एल साइन थीटा कितनी हो गई, 2VBL साइन थीटा। ये किसके लिए थी, सिंगल लूप के लिए। अगर मैं यहां पर एक सिंगल रेक्टेंगुलर लूप की बजाय नंबर ऑफ लूप्स यानी कि क्वाइल यूज कर लूं तो उस वक्त क्या आ जाएगा, साथ n इन्वॉल्व हो जाएगा, n नंबर ऑफ लूप्स। तो यहां पर 2VBL साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें से, इस एक्सप्रेशन में से देखें, इस एक्सप्रेशन में मैं यहां पर जो v है, यहां पर जो v है इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू यहां पर मैं पुट करने लगा हूं। v जो होता है वो किसके इक्वल होता है, r ओमेगा के इक्वल। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हमने क्यों पुट कर दिया, यहां पर क्यों पुट करेंगे, उसकी क्या रीजन है। हमने यहां पे बात की जो क्वाइल है अपने एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के अबाउट। इसका एक्सिस कहां से गुजरेगा, बिल्कुल दरमियान से, यहां से इसका एक्सिस गुजर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट जो इसकी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। उस एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ये क्या है, इसके अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम ओमेगा बोल रहे हैं। आपको याद होगा जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन शो कर रही होती है तो यहां पर सेंटर के अबाउट क्या बन रही होती है, ओमेगा, और जो उस बॉडी की जो रोटेशन है वो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v और ओमेगा किसके जरिए इंटर रिलेट हो रहे होते हैं, रेडियस वेक्टर r के जरिए। यही सेम केस हमारे इधर हो रहा है क्वाइल के अंदर। ये जो क्वाइल की लेंथ है a से b, ये लेंथ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट, ए बी लेंथ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, और इसके दरमियान में जो यहां पर वेक्टर लगा हुआ है, सॉरी यहां पर जो ये लेंथ लगी हुई है, ये क्या है, r, ये क्या है उसका रेडियस जो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट क्वाइल। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, r। यहां पर ये जो दूसरी साइड देखें इसको भी हम r बोल देते हैं। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ एक रेडियस की तो क्या है, ये r। यहां पर v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये जो लेंथ है ए बी, इसकी रोटेट करने की जो वेलोसिटी है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा की शक्ल में लिख सकते हैं। हमने यहां पर क्या कर दी, सब्स्टिट्यूशन कर दी। ओमेगा इज इक्वल टू n टू r ओमेगा। v की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, r ओमेगा bl साइन थीटा। यहां पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम 2r और l इनको इकट्ठा लिखेंगे। n ब्रैकेट में मैं किन चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं, टर्म्स को, 2r और l, 2rl, और यहां पर bl साइन थीटा। ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को मैं लिख देता हूं यहां पर। एक्सप्रेशन को रीअरेंज किया है हमने, जस्ट n ओमेगा 2r और l को इकट्ठा लिख दिया ब्रैकेट में, bl साइन थीटा। ये जो 2rl है इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एरिया के इक्वल, 2rl। ये एरिया कैसे हो गया, ये रेक्टेंगुलर क्वाइल का एरिया। कैसे भला, ये आपके पास रेक्टेंगुलर क्वाइल है,
यहां पर ये कॉइल की लेंथ L और हमने इन लेंथों को क्या बोला R, और ये वाली भी लेंथ R, जो एक्सिस से साइड वाली लेंथ का फासला था उसको हमने R बोला अभी। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 2R विड्थ और लेंथ। विड्थ और लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है एरिया। यहां पर इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 2RL। ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं n ओमेगा, और 2RL की जगह मैं क्या लिख रहा हूं ABL साइन थीटा। यहां पर L रिपीट हो गया 2RL, और यहां पर सिर्फ B रह जाएगा, ये एक्सप्रेशन रह जाएगा n ओमेगा AB साइन थीटा। ये जो L यहां पर ये इस एरिया के एक्सप्रेशन में बन जाएगा। एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास E इज इक्वल टू n ओमेगा AB साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन मोशनल EMF जो इस अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से आउटपुट आ रही होती है उसका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, जो EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ रही होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे ये थीटा इसका चेंज हो रहा है, रोटेशन, कॉइल रोटेट कर रही है, जैसे जैसे इसका रोटेशन करते हुए थीटा एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू, EMF की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। तो यहां पर अगर हमने मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, उसके लिए यहां पर जो साइन थीटा है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। साइन थीटा 1 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहां पर साइन थीटा जब हम 1 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा E इज इक्वल टू n ओमेगा AB। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, E नॉट। ये किसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की आउटपुट आ रही है उसका एक्सप्रेशन n ओमेगा AB। अब अगर हम, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एक्सप्रेशन है, ये मैक्सिमम का, अगर हम इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF को लिखना चाहें मैक्सिमम के एक्सप्रेशन में तो किस तरह लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन बन जाएगा E इज इक्वल टू, यहां पर n ओमेगा AB है, n ओमेगा AB साइन थीटा। मैं इस n ओमेगा AB की जगह क्या लिख सकता हूं, E नॉट। इसकी वैल्यू n ओमेगा AB की वैल्यू क्या आई है, E नॉट। व्हाट इज n ओमेगा AB, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा। ये क्या आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका जो EMF हमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से मिल रही होती है, वोल्टेज आउटपुट जो हमें मिल रही होती है उसका एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन क्या शो कर रहा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व हो रहा है। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, साइनोसॉइडल वेव को शो कर रहा है। ये साइनोसॉइडल वेव बना रहा होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे साइनोसॉइडल वेव डिवेलप हो रही होती है। यहां पर इस एक्सप्रेशन को मजीद चेंज करते हैं। हमें पता है थीटा किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के इक्वल। ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, फेज एंगल। ये फेज एंगल की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, E इज इक्वल टू E नॉट। फेज एंगल क्या होता है, विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर EMF की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा होगा ये थीटा। ये क्या है, फेज एंगल। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हमने पुट कर दिया इसमें, E इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, ये जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। अब आप कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन कहां से आ गया। आपको याद होगा कि हमारे पास एक्सप्रेशन होता था लीनियर, जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, S इज इक्वल टू VT। थर्ड चैप्टर फर्स्ट ईयर का। फिर आपने 5वां चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने एंगुलर मोशन की बात की थी। तो कैसे एंगुलर मोशन,
यहाँ पर कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, यहाँ से लेके वो मूव करते करते यहाँ तक पहुँच जाए, जिस पॉइंट से चली वहीं पहुँची, तो कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी। और फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी बनी वो सेंटर पर बनती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जब ये यहाँ से मूव करके इधर तक पहुँचा तो कितना फासला कवर किया इसने, 2 पाई रेडियन। तो हम इस इक्वेशन को एंगुलर में बदलें ज़रा, फासला कितना तय किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, वेलोसिटी की बजाय ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा। यहां से हमने निकाला ओमेगा को, 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में कंफ्यूज हो रहे होते थे कि ये सब्स्टिट्यूशंस कहां से आ रही हैं, तो ये ज़हन में रखिएगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी हम इसमें पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। एक्सप्रेशन कुछ यूं बन जाएगा। यहां पर जो 1 ओवर टी आ रहा है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 ओवर टी किसके इक्वल होता है, जी हाँ, फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो रहा होता है। ये जो फ्रीक्वेंसी की सब्स्टिट्यूशन हम यहां पे कर देंगे, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, दिस इज द वोल्टेज। सिमिलरली हम इसको करंट का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ आई। करंट का एक्सप्रेशन अगर हमने निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, यही इक्वेशन हम यूज करते हैं, E इज इक्वल टू साइन थीटा। करंट किसके अक्रॉस वो मूव कर रहा है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगी, उस रेजिस्टेंस को इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व करें तो ये रेजिस्टेंस इन्वर्सली होती है, हम इसको डिवाइड कर देते हैं R के साथ। E ओवर आर इज इक्वल टू ई नॉट ओवर आर साइन थीटा। ये E ओवर आर क्या हो गया, ओम्स लॉ आपके ज़हन में है, V इज इक्वल टू आई आर, ये अप्लाइड वोल्टेज होती थी, लेकिन ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो E ओवर आर ये कौन सा वो बन जाएगा, यहां से जिस तरह हम V ओवर आर इज इक्वल टू आई निकालते थे, सेम एज इट इज ये किस में बदल जाएगा, करंट के अंदर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय आर यानी कि मैक्सिमम करंट आई नॉट साइन थीटा। सेम एज इट इज इस एक्सप्रेशन में आप फेज एंगल को पुट करें, यही 3 स्टेप गुजार के ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, दिस इज द फेज एंगल। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, करंट का, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। 30 सेकंड हो गए, 30 मिनट टाइम पड़ा, 30 हो गए रहते